सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, नाम से पता चल गया होगा कि मिडिल ईस्ट के बारे में तमाम बड़ी खबरें जो ताज़ा तरीन है आपको बता रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हजरात मोहतरम, एक बड़ा झटका यूरोप ने मिलकर दिया है इजराइल को। जब से अमेरिका यूरोपीय यूनियन से दूर हुआ, यूरोप के देशों से दूर हुआ, तो यूरोप खतरे में आ गया। यूरोप ने सोचा कि सबसे ज़्यादा हथियार तो हम अमेरिका से ही लेते हैं, ऐसे में अमेरिका ही पीछे हट रहा है, तो अब हम अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे। तो यूरोपीय यूनियन ने प्लान बनाया कि हम सब यूरोप के देश हथियार बनाएंगे अपनी यूनियन के लिए। ऐसे में फैसला ये किया गया कि हम अमेरिका से बहुत कम हथियार लेंगे, ज़्यादा हथियार हम फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और साथी देशों से लेंगे। जो वो हथियार बना सकते हैं हम उनसे लेंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन के इस प्लान में हथियार लेने वाली कंपनियों की लिस्ट से इजराइल गायब है। यानी यूरोप ने फैसला कर लिया है कि हम इजराइल से कोई हथियार नहीं लेंगे, हम आपस में हथियार लेंगे, लेकिन इजराइल के हथियार और इजराइल से हथियार हम नहीं लेंगे। आप इस चीज़ को अभी नहीं समझेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन का एक ये जोरदार झटका इजराइल को है। उधर 200 से ज़्यादा हॉस्टेज के इजरायलियों के परिवार वालों ने, इजराइल के परिवार वालों ने, जिनके कैदी हमास की कैद में हैं, उन्होंने मिलकर ख़त लिखा है अपनी सरकार को कि इसी वक्त जो आपने जंग शुरू की है और हमले गाज़ा पर शुरू किए हैं, बंद कर दीजिए। मिडिल ईस्ट में एक खबर उड़ाई गई कि 5 लाख फिलिस्तीनियों को इजिप्ट लेने को तैयार है अमेरिका के प्लान के मुताबिक। जैसे ही गुस्सा फूटने वाला था इजिप्ट के ऊपर मिडिल ईस्ट वालों का और दुनिया का और दुनिया के मुसलमानों का, इजिप्ट पलट गया। इजिप्ट ने कहा कि नहीं, ये झूठ है। अब ये अल्लाह जाने झूठ है या सच। कल मैंने एक खबर बताई थी कि एक प्रोफेसर हैं अमेरिका में, उनको फ़िलिस्तीन के समर्थन करने पर, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने पर जो मुसलमान व्यक्ति है उसको डिपोर्ट करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने की। खबर यह आई कि उनकी पत्नी फ़िलिस्तीनी लड़की है, जिसकी वजह से ट्रंप के वो निशाने पर थे और उनको निकालने की तैयारी शुरू कर ली गई थी। एक पढ़े लिखे इंसान को अगर अपने कानून पता हो, अमेरिका भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। उस भारतीय बदर खान को निकालने की तैयारी थी, लेकिन बदर खान ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया अमेरिका की, और अमेरिका की कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी कि नहीं, आप बदर खान को, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बदर खान को देश से नहीं निकाल सकती। उधर दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि यमन के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका ने खौफनाक हमले किए हैं, जिसमें यमन के कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। उधर यमन कमज़ोर नहीं पड़ा है, ये तस्वीर देखिए। यमन पूरी ताकत से इजराइल पर भी हमले शुरू कर चुका है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम अब लगातार एक्टिव हैं और यमन की मिसाइलों को रोकने में मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं। उधर इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने बड़ी बात कहते हुए नेतन्याहू के मुंह पर थूक दिया और कहा कि नेतन्याहू अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद इंटेलिजेंस चीफ, यानी अपना पसंदीदा, अपनी मर्जी से किसी को इंटेलिजेंस चीफ नहीं बना सकता। याद रहे, शिन बेट, इजराइल की जासूसी खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ के पीछे नेतन्याहू हाथ धोकर पड़ा है, उसको हटाने के चक्कर में है, लेकिन कोर्ट ने नेतन्याहू को रोक रखा है। नेतन्याहू के ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट में आए दिन पेश होता है। अब उसने ये जंग छेड़कर फिर से अपने आप को बचाने का खेल खेल दिया है। अब अगले हफ्ते जो कोर्ट में सुनवाई थी, नेतन्याहू ने कोर्ट से कहा है कि सुनवाई को रद्द किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जंग चल रही है। एक फिलिस्तीनी समर्थक जो एक अफ्रीकी देश से ताल्लुक़ रखता है, अमेरिका में रहकर स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा था और वो फिलिस्तीन के समर्थन में था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके वीज़ा को रद्द कर दिया है और तैयारी चल रही है इसको अपने मुल्क वापस डिपोर्ट करने की। हमास ने जानकारी दी है कि अमेरिका के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है ताकि पहले ही सीज़ फायर को आगे बढ़ाया जा सके
और जंग रोकी जा सके। उधर फ्रांस ने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया, गज्जा का साथ दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं अगर इजराइल ने गाजा पर कब्जा किया। यहाँ पर आपकी तवज्जो स्पेशली चाहूँगा मैं कि अरब देशों को तो अमेरिका ने हथियार उनके मुंह में डालकर खरीद लिया, मोहम्मद बिन सलमान की पूंछ पर पैर रखकर उनका टेटवा दबा दिया, लेकिन फ्रांस को नहीं रोक सकता अमेरिका। क्यों? क्योंकि फ्रांस के पास पैसों की कमी नहीं, फ्रांस के पास खुद के बनाए हुए हथियार की कमी नहीं। इसलिए फ्रांस खुल्लम खुल्ला आज सच बोल रहा है। और अरब हिजड़े जो देश हैं, जो सरकारें हैं अरब, मैं ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के सरकार चलाने वाले जो सुअर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो आज 60,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि एक सुई तो झटुल्ले से बनती नहीं है, सब चीज़ वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। अरब का हाल ये है कि अरब का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता, अपने को सबसे अफजल मानता है। घमंड यह है कि कुरान हमारी ज़बान में है, घमंड यह है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो पैगंबर आए, जो अंबिया आए, वो हमारी ज़मीन पर आए। इसी नशे में है बस हम पर तो जन्नत हमारे लिए है। ये वो चीज़ है दोस्तों जो इनको अरब को और घटिया बना रही है। इनको लगता है जो ये बोल देते हैं अल्लाह उसमें राज़ी है। और देखिए आज एक गैर मुस्लिम फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है और एक अरब अपने अरब भाइयों के लिए कुछ नहीं बोल रहे। यूके की एमपी ने क्लियर कट कह दिया है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि नेतन्याहू गाजा में सिर्फ बमबारी इसलिए कर रहा है ताकि वो पावर में रह सके। सुनिए। What the ambassador was failing to acknowledge is that the deal that was agreed was one that many people in the international community, including President Biden, felt was ready to go last summer. And first of all, there were grave doubts as to why it had taken so long for it to be implemented in January. It could have happened much earlier. Biden said that, and the rest of the community feel the same. And it happens in phases. And as you were trying to say, phase one is a kind of almost like the easy bit. You release hostages and we will release prisoners and there will be a ceasefire. And then we move to phase two. And phase two is Israeli withdrawal, but still more hostages and more prisoners being released. And also negotiations beginning for what will... एलन मस्क का AI सिर्फ मोदी के लिए खतरनाक नहीं, इजराइल के लिए भी खतरनाक है। देखना अब यह है कि इजराइल क्या करता है। आपकी स्क्रीन पर सवाल जवाब। एक व्यक्ति, किसी यूजर ने पूछा कि जिस तरह से हमास पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने इजरायली हॉस्टेज के साथ सेक्सुअल कांड किया है, यौन संबंध बनाए हैं, का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, क्या ये सच है? क्या ऐसा कुछ मिलता है? कि 7 अक्टूबर को ऑनलाइन जो डाटा दिया गया और बताया गया कि हमास ने कुछ ऐसा किया है, क्या इसके कोई बलात्कार करने के सबूत हैं? तो ग्रुप ने जो रिप्लाई किया है वो आपके सामने है। ग्रुप ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी बलात्कार करने का वीडियो और डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिसमें ये क्लियर हो कि हमास ने ऐसा कोई काम किया है। ना ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें किसी हॉस्टेज की बॉडी का ऑटोप्सी किया हो, यानी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जिसमें ये आया हो कि किसी का बलात्कार किया हो हमास ने। ऐसा नहीं है, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उससे खुलासा ये हुआ है कि यूएन ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनका बलात्कार, उनके साथ जो हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो इजरायली सैनिकों ने की है। पूछने वाले ने हमास को नंगा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप ने इजराइल को दिया। उधर खबर यह है कि अमेरिका इराक पर दबाव बनवा रहा है और बना रहा है कि आपके यहाँ जो लड़ाके हैं, जो इजराइल के समर्थक हैं और इजराइल पर हमला करने की तैयारी और हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको डिसमेंटल करो, गिरफ्तार करो, हथियार उनसे छीनो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बयान जारी करके कहा कि काफ़ी चिंतित हूँ गाजा की तस्वीरों को देखकर और इस टेंशन को कम करने के लिए किसी भी तरह से मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। उधर दोस्तों ईरान की हालत पतली होती हुई भी नजर आ रही है।
ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी इराक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दूं कि ये जाएंगे इसलिए ताकि इराक की गवर्नमेंट से वही बात कहें जो अमेरिका कह रहा है कि हमारे जो लड़ाके हैं, यहाँ पर हमारे जो समर्थक लड़ाके हैं, उन पर आप प्रेशर बनाओ और ये खुद भी ऐसे तमाम फाइटर ग्रुप से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि अमेरिका के ठिकानों पर हमला ना करना और इजराइल की तरफ हमला ना करना। खबर यह है कि यमन के ऊपर अमेरिका पूरी ताकत से हमले कर रहा है और 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही बयान में डायरेक्ट ईरान को धमकी दी कि अगर यमन ने हम पर जितने भी हमले किए और जो कर रहा है, हम इन हमलों को यमन का नहीं ईरान का मानेंगे कि ईरान कर रहा है। और ईरान ने 2 दिन बाद इस पर सफाई भी दी थी कि हमारी बात तो खुद यमन सुन नहीं रहा, हुती सुन नहीं रहा, लिहाजा अब फिजिकली वहां पर जो है IRGC के कमांडर इराक जाएंगे और तमाम जो है लड़ाकों से मिलेंगे और कहेंगे भाई अमेरिका पे हमले मत करना। उधर पहली बार ईरान के खिलाफ अमेरिका के सेंटॉम के द्वारा भी जानकारी दी गई। कहा गया कि अमेरिका और पाबंदी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ईरान पर, ताकि ईरान अपने फ्यूल को, अपने ईंधन को किसी और देश न भेजे, न बेच सके और न उससे फंड रेज कर सके, न पैसा कमा सके। अब ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की वजह से चाइना ने ईरान से तेल लेना कम तो किया है, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ। हजरात, उधर एक बड़ा सीन एक और हुआ ईरान के इस्फहान में, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, वहां पर 5.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन डर ये था कोई क्रैक ना आ जाए, कोई मतलब हादसा ना हो जाए, लेकिन ईरान के द्वारा कंफर्म किया गया है कि सब कुछ ठीक है। उधर रशिया ने ईरान के न्यूक्लियर को सपोर्ट कर दिया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, कहा कि ये पीसफुल प्रोग्राम है, ईरान का इसमें कोई ख़तरनाक मकसद नहीं है, ईरान परमाणु की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहता है, हम ईरान के समर्थन में है कि ईरान पर किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। इसी तरह से चाइना ने भी ईरान का साथ दिया और ईरान के लिए कहा कि जिस तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं नहीं लगाना चाहिए और अमेरिका को ईरान और चाइना के बीच जो बिजनेस चल रहा है उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ईरान का जो न्यूक्लियर जो परमाणु है, मतलब जो उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका कोई इरादा ख़तरनाक या फिर दूसरों के लिए ख़तरा पैदा करना नहीं है, वो शांति के लिए है और वो डेवलपमेंट के लिए है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी सफाई दी, कहा कि यमन हमारा कोई गुलाम, हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने दम पर लड़ रहा है और अपने दम पर लड़ सकता है, जो कि वो कर ही रहा है। ये बेकार का इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है जो बेतुका है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन यानी अमेरिका, इजराइल अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ हरकत करी तो उन्हें अच्छे से मालूम है कि ईरान पलटवार यानी हम पलटवार ज़रूर करेंगे। उधर सीरिया का भी अपडेट ले लीजिए आप। अब सीरिया के एयरपोर्ट के बेहद करीब और एयरपोर्ट पर भी इजराइल ने कुछ वक्त पहले हमला किया है और आपकी पसंदीदा जोलानी की सरकार कुछ नहीं कर रही है एज यूजुअल। इधर ये तस्वीर गाजा से आई है। ये तस्वीर मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल बहुत बड़े हमले कर रहा है। हटा दो भाई इसे, बस इतने बड़े हमले कर रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 2000 पाउंड के बम तो पहले गिरा रहा था, अब जो हमले की शिद्दत है, जब इजराइल का बम गाजा में गिर रहा है तो कुछ सेकंड के लिए ज़मीन में जलजला आ जा रहा है। समझिए इस चीज़ को। उधर साउथ अफ्रीका में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। जर्मनी में लाखों पाबंदियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद सड़कों पर लोग उतरे हैं फिलिस्तीन के लिए।
उधर जॉर्डन में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो रही है। नॉर्वे के भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए उतरे हुए हैं। उधर अमेरिका की ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका के अंदर फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी अमेरिकियों को अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। हजरात, दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, मारा जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के मुसलमानों से सवाल है मेरा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे आप छोड़ दो। अल्लाह ने जो ताकत मुझे दी है वो पूरी ताकत झोंकी हुई है मैंने मीडिया के जरिए कि फिलिस्तीन की आवाज़ लगातार बुलंद कर सकूं, और 2 साल से वो कर रहा हूं। आपने क्या किया? भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो बोलना भी नहीं आता भाई। यहाँ तो कोई प्रदर्शन करे तो हम जाए भी। हो रहा है प्रदर्शन, बिल्कुल कानून के दायरे में हो रहा है। स्क्रीन पर आपके सामने पोस्टर है। अलविदाई जुमे के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में ऐवान गालिब में नमाज जुमा के बाद दोपहर 2:30 बजे पहुंच जाइएगा अगर फिलिस्तीन के लिए सीने में जरा सी भी मोहब्बत है। बहाने मतलब 60,000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद अगर आप ये कहें कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, भाई मुझे शॉपिंग पे जाना था बीवी को लेके, भाई मैं थोड़ा लेट हो गया था, भाई जुम्मा ही देर से ख़त्म हुआ, अगर ये सब बहाने आप बना रहे हैं तो अपने आप को ये मत कहो कि हम फिलिस्तीन के लिए खड़े होंगे। 2 साल तक कुछ नहीं किया आपने, और एक मौका है। देखिए, पूरी दुनिया में अलविदाई जुमे के दिन इंटरनेशनल कुड्स डे मनाया जाता है। आप क्यों हैं खामोश? सोशल मीडिया पर ही लिखकर बस हीरो बन गए, फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया हीरो बन गए, फिलिस्तीन के लिए 2 लाइन लिख दी हीरो बन गए। नहीं, ग्राउंड पर उतरो ना यार। आपके लिए लीगल जगह है। मैं सिर्फ दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली वाले तो बहुत दिल वाले होते हैं ना, फिर मुसलमानों को क्या हो गया, क्यों नहीं बैतुल मुक़द्दस के लिए आवाज़ बुलंद करते? अलविदाई जुमा दोपहर 2:30 बजे मैं खुद वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा, पहुँचिएगा ज़रूर। जय हिंद।